नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात महाकाल की नगरी उज्जैन में 14 मजदूरों की मौत की। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर सस्ती होने की वजह से झिंझर, जिसे पोटली भी कहते हैं, ये मजदूर झिंझर पीने के आदी थे। मजदूरों की बात से सियासत उफान मारने लगी। कमलनाथ ने इसके लिए सीधा सरकार को निशाने पर लिया और शिवराज में माफिया के लौट आने के आरोप लगा दिए। तो सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उज्जैन में कई जगहों से आई इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अपनों के शव देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जहरीली शराब झिंझर पीने की वजह से उज्जैन में एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। जिन मजदूरों की मौत हुई उनमें से कोई सैलों में काम करता था, कोई मजदूरी करता था, तो कोई ठेला लगाता था। एमपी में 19 दिन बाद 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में यह मामला सियासत ने हाथों हाथ लपक लिया। कमलनाथ ने सीधा शराब माफिया के बहाने सरकार को निशाने पर लिया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, उज्जैन में शराब माफिया ने 9 जान ले ली, 9 परिवार बर्बाद कर दिए। शिवराज जी, ये माफिया कब तक यूं ही निर्दोषों की जान लेते रहेंगे? हमने इन्हें कुचला था। हमारी सरकार जाते ही ये फिर बेखौफ हो गए, फिर सक्रिय हो गए। आपकी सरकार का माफियाओं से आखिर इतना प्रेम क्यों? कमलनाथ सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की पूरी जांच कराने का भरोसा दिया है। उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करें। लेकिन चूंकि सारे तथ्य भी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जाइए घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल जिन मजदूरों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई उनमें से ज्यादातर रोज शराब पीने के आदी थे और वो सस्ती होने की वजह से झिंझर, जिसे पोटली भी कहते हैं, सेवन करते थे। महंगी विदेशी शराब से अलग ये पोटली 20 से लेकर 50 रुपए में मिल जाती है। मरने वालों के परिवार वालों ने बताया कि वो कहारवाड़ी से पोटली खरीद कर पिया करते थे। उधर मजदूरों की मौत के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार में एक बार फिर माफिया पैर पसार रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर जनता को अपने शुद्ध के लिए युद्ध और माफिया पर की गई कार्रवाई याद दिलानी शुरू कर दी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि रावण रूपी सरकार के राज में निर्दोषों की जान जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के वार और मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन पर बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कमलनाथ को ही रावण बता दिया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने निकला है। जय श्री राम। अब सवाल यह है कि उज्जैन में मजदूरों के परिवार वालों को कब इंसाफ मिलेगा? सवाल यह है, ऐसा कैसे हो सकता है कि खुलेआम जहरीली शराब बिकती रही और पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई? सवाल ये, क्या उपचुनाव से पहले जहरीली शराब का मामला सरकार पर भारी पड़ेगा? और सवाल ये भी, क्या वाकई एमपी में एक बार फिर माफिया सक्रिय हो रहे हैं? मनोज जैन, जी मीडिया, उज्जैन। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार देव शिमाली सर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे। हितेश वाजपेयी साहब, घड़ी आई है सावेर के इम्तिहान की। ये जंग है साधु और शैतान की। साधुओं के राज में, राम राज्य में, एक मजदूर जहरीली शराब पीने से मर रहा है। 14 तक पहुंच गई है यह संख्या और आप कहते हैं कि रावण कमलनाथ है। जी आसिफ जी, बिल्कुल बहुत दुखद घटना है ये। और घटना नहीं, ये आपराधिक कृत्य है, क्योंकि ये स्पूरियस लिकर के उसमें आता है और जब इसको बनाया जाता है तो ये अपने आप में एक जहरीला पदार्थ बन जाता है। और इसका जब सेवन करने से
निश्चित ही रूप से जीवन का संकट रहता है, और क्योंकि ये पॉइजन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि इसमें जान बचाना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो जिन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है, ये अपने आप में बहुत दुखद है, आपराधिक घटना है, और इसके प्रति जरा सी भी मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई नरमी इसमें बरती जा सकती है। और यही कारण है, केवल आपकी सूचनार्थ में बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह का अपना जो नॉर्मल दौरा था उसको भी उन्होंने एक सभा निलंबित करते हुए सुबह तत्काल बैठक ली, और उसके उपरांत इन्होंने लगभग 4-5 अधिकारी हैं वहाँ के थाना निरीक्षक, थाना प्रभारी के साथ में मिस्टर मीणा के साथ में उन सभी को निलंबित किया गया है, जिनका मूल काम था उस क्षेत्र की निगरानी रखना। मेरे पास सारी डिटेल हैं, लेकिन उसका कोई बहुत औचित्य नहीं, आप समझ सकते हैं। मैं केवल नहीं, उसका औचित्य है, इसलिए औचित्य है वाजपेयी साहब, जो पक्ष है, क्योंकि आपने जो बताया ये जानकारी हम तक भी है कि 4 से 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल ये कि सिर्फ निलंबन के गाज पुलिसकर्मियों पर क्यों? क्या आबकारी के अधिकारियों की वहां कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि खास तौर पर इंदौर, मालवा निमाड़ में जब उपचुनाव भी हो रहा है, ऐसे में तो सुरक्षा व्यवस्था और सख्त है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आबकारी के अधिकारियों को पता ही नहीं था कि वहां झिंझर खुलेआम बिक रही है? लोग कहते हैं कि वैन में आकर लोग बेचकर चले जाते हैं। देखिए आरिफ जी, ये जांच करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि मेरा भी फिजिकली वो क्षेत्र नहीं है, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोस थिंग। लेकिन सरकार ने जैसे ACS जो वरिष्ठ हैं हमारे डॉक्टर राजेश राजौरा, इनके तहत उनको जो अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के हैं उनको ये जांच सौंपी है, और उस जांच में सारे डिटेल आएंगे ही, जो बातें आपने भी बताई हैं, और ये बात सच है। लेकिन ये कोई नॉर्मल लिकर ट्रेड से संबंधित विषय इसलिए नहीं होता है आसिफ जी कि जब क्या होता है कि एडल्ट्रेटेड लिकर जो होती है उससे उतना नुकसान नहीं होता, नुकसानदेह वो भी होती है। एडल्ट्रेशन मतलब कि वहाँ पर फैक्ट्री लेवल पे उसमें कुछ मिल गया हो जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, लेकिन स्पूरियस लिकर यानी कि वो बनती ही नकली है। तो ये आपराधिक किस्म के लोग होते हैं जो मालवा से निमाड़ के कुछ बेल्ट में ये काम करते हैं, जंगलों में बनाते हैं और इसको बेचते हैं। वो पूर्णतः जहरीली शराब ही कहलाती है। हालांकि इसकी वारदातें बहुत कम हो गई हैं, बहुत पहले तो बहुत आम रूप से इस प्रकार का निर्माण होता था, लेकिन ये रेयरिटीज़ है। जो आज ये घटना हुई है ये अपने आप में रेयर घटनाएं हैं, फिर भी लेकिन यदि इस प्रकार की कोई घटना आज जो हमारे साथ हैं वो इसी वजह से क्योंकि ये कि उज्जैन की घटना या उज्जैन की, जैसा आपने खुद भी कहा, हम भी कहते हैं ये आपराधिक कृत्य है, ये अपराधियों के द्वारा घटना को दिया गया अंजाम, वारदात है। आप इसलिए हमारे साथ हैं कि इस पर बात करें, और साथ ही साथ मैं आपके ट्वीट पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बृजेंद्र राठौर साहब हमारे इसलिए साथ हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कमलनाथ सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं। राठौर साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि विभाग के अधिकारियों को मालूम ही नहीं कि इलाके में जहरीली शराब बिक रही है? 20-20 रुपए में शराब की पन्नियां बिक रही हैं, जहर बेचा जा रहा है, लेकिन जब मजदूरों की मौत हो गई तो मामला सामने आ गया और गाज गिरी सिर्फ पुलिसकर्मियों पर। देखिए आसिफ जी, कितना बड़ा मजाक है जो हमारे मित्र बोल रहे हैं। सरकार की जवाबदारी तो मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो वो सरकार की जवाबदारी होती है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार का ध्यान ही नहीं। सरकार को तो एनी हाउ किसी भी तरीके से सरकार तोड़ो, सरकार बनाओ, और उसके बाद जो है पब्लिक को जो होना हो, चाहे वो कोरोना के नाम पे बने, चाहे शराब के नाम पर बने, चाहे मजदूर धक्के खाएं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने कहा, मैं इनसे प्रश्न दोहरा रहा हूं कि आप जो है अगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी दौरा निरस्त कर दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया, आपकी जवाबदारी थी, आपको मुख्यमंत्री इसीलिए लोगों ने चुना है, और आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केवल एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं। तो आपकी जवाबदारी क्यों नहीं बनती है? आपने जिस तरीके से मिलावटखोरों के ऊपर माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोगों ने रोक लगाई थी, ये माफिया के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध हम लोगों ने छेड़ा था, और आपके आते ही साथ ऐसा क्या हो जाता है कि मजदूर जो है 12-12, 14-14 मजदूर मारे जाते हैं, और आपने कह दिया हमने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, सिपाही के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इससे क्या वो 14 जाने वापस आ जाएंगी? अगर एक्साइज डिपार्टमेंट का इनको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं, जहां की ये घटना है वहां का DC जो है
वो आज की तारीख में ओएसडी है आबकारी मंत्री का। तो आपसे मैं पूछता हूं कि या तो वो जगह खाली न छोड़ी होगी क्योंकि वो अपना काम चलाते रहे, या फिर कौन है उस जगह, आपने क्यों नहीं ऐसे लोगों को निलंबित किया? और जिनका आप नाम ले रहे हो कि राजौरा साहब हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको पता है कि वो जांच में क्या दिखाएंगे, हर किसी को मालूम है कि क्या रिपोर्ट आप बनवाओगे और कैसी रिपोर्ट वो देंगे। तो ये जो खिलवाड़ आप जो है गरीब आदमी के साथ कर रहे हो, और एक तरफ आप अपने आप को बड़ा निर्धन बताने की बात करते हो, उस पर आप राजनीति कर रहे हो, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हो। ये मध्य प्रदेश के लोग अब आपकी ये चालबाजी को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। हमारे अग्रवाल जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मैं तो ये समझता था ये बहुत ही विद्वान, बहुत अच्छे और हमारे साथ हैं, लेकिन जिस तरीके के ये ट्वीट कर रहे हैं, ईमानदारी की मैं आपसे बताऊं, इनके प्रति लोगों की नजरिया बदल रहा है कि मतलब कैसी बात आप करते हो, किन लोगों के लिए किस तरीके के आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इससे किसी को फर्क पड़े ना पड़े, उनको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपकी गरिमा पे नहीं, मुझे नहीं पता राठौर साहब आप किन अग्रवाल साहब की बात कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हैं। तो वाजपेयी साहब, जी 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 अग्रवाल साहब बोल गया, हितेश वाजपेयी जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं और इनकी एक प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा के विपरीत ये ट्वीट कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक। मैं उस ट्वीट पर भी आता हूं राठौर साहब, उस ट्वीट पर भी आता हूं, लेकिन देव शिमाली सर पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सीधा सवाल, तब जबकि मालवा निमाड़ में ग्वालियर चंबल के बाद सबसे ज्यादा सीटें 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव के दौरान तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है साहब, परिंदा भी यहां वहां पर नहीं मारता, कैश यहां से वहां जाता है तुरंत पकड़ा जाता है, शराब यहां से वहां जाती है तुरंत पकड़ी जाती है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में भी नकली शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, 14 मजदूरों की मौत हो गई, तो फिर बाकी दिनों की तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल आसिफ जी आपने सही कहा, इस समय तो शराब के खिलाफ ही बहुत अभियान चलना चाहिए, चल भी रहा है, कम से कम कागज में तो चल ही रहा है। रोज पूरे मध्य प्रदेश में बताया जाता है कि आज हमने यहाँ छापा डाला, शराब की पकड़ी, वो किया। देखिए मालवा क्षेत्र का जो मामला है वो गुजरात से लगा हुआ है और सबको पता है कि मालवा क्षेत्र में की जो शराब है वो गुजरात में जाती है लीगल, मतलब बनी हुई शराब फैक्ट्रियों की, और ये जो शराब जो यहाँ पकड़ी गई है वहाँ के मजदूरों को भी सप्लाई की जाती है। तमाम सारी अवैध फैक्ट्रियां चलती है और महाराष्ट्र के बहुत सारे माफियाज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, आबकारी विभाग के अफसर इन्वॉल्व है और पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ छोटे स्तर के नेता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं विभिन्न दलों के। जी न्यूज ने ही एक खबर प्रसारित की थी कुछ समय पहले, हम उसका उल्लेख करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ये उन्होंने एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में अलीराजपुर का एक आबकारी अधिकारी किसी अपराधी के साथ बैठा हुआ है जो 4 राज्यों से फरार है। एक मामले में वो मध्य प्रदेश में भी नामजद है, इंदौर या उज्जैन के कहीं के मामले में, और वो बैठ के बातचीत कर रहा है और बातचीत का लबोलुआब जो था वो ये था कि कैसे जो है ना उसको मेरे विरोधी को आप फंसा सकते हो, कैसे फंसाया जाएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया, टेलीविजन पे दिखाया। एक भोपाल में पदस्थ आबकारी अधिकारी का ऑडियो आया, उस ऑडियो में उसके साथ उस अपराधी के साथ बातचीत है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ा नेक्सस है जिसमें एक्साइज के अधिकारी भी मिले हुए हैं और जैसे पोस्टिंग कहते हैं ना, प्राइस पोस्टिंग ट्रांसपोर्ट में जैसे अच्छे बैरियर्स पर पोस्टिंग होती है, इसी प्रकार से हर आबकारी का अधिकारी जो पैसा कमाने में रुचि रखता है उसकी इच्छा होती है कि उसकी पोस्टिंग मालवा अंचल में हो, क्योंकि वो गुजरात का मतलब एक गुजरात में सप्लाई करने वाला एक जगह है। दूसरी बात, अलीराजपुर में एक फरवरी माह में पुलिस के जो कंट्रोल रूम है उसके पीछे अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उस फैक्ट्री को पकड़ने वाले अधिकारी को तबादला कर दिया गया था और फिर उसी अधिकारी को पदस्थ कर दिया गया था जिसके समय में फैक्ट्री चालू हुई थी। तो ये बताता है कि कार्रवाई के नाम पर क्या मंशा है। जिन उदाहरणों का आपने जिक्र किया, देव सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। वाजपेयी साहब, अब मैं आपके ट्वीट पर आ रहा हूं। वाजपेयी साहब, एमपी की सियासी रामायण में क्या आवश्यकता पड़ी कि आप कह रहे हैं कमलनाथ रावण है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भूखे नंगे बताया जाता है शिवराज सिंह चौहान को, उस पर आपने शिकायत की, एफआईआर भी हुई उस पर, अगर वो विवादित टिप्पणी है तो क्या फिर ये विवादित टिप्पणी नहीं है? देखिए, पहली चीज तो मैंने कहीं पर भी आसिफ जी ये नहीं लिखा कि कमलनाथ जी रावण हैं, नंबर 1।
नंबर 2, ये कहानी कैसे शुरू होती है आप देखिए। इन्होंने एक कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, और मुझे दुख हो रहा है राठौर साहब को देख के कि वो तो ओरछा के ही हैं जहाँ पर राम को राजा के रूप में जाना जाता है। दशहरा का त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, और कोई व्यक्ति ये बोले और कैंपेन चलाए कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कोई कल को कैंपेन चलाएगा मैं पैगंबर हूँ, कोई कैंपेन चलाएगा मैं ईसा मसीह हूँ। ये कौन सी बात हो गई आसिफ जी, आप मुझे बताइए। और मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही हैं भाई, वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, वो एक हमारे ये आस्था का केंद्र है। राठौर साहब के मर्यादा पुरुषोत्तम कमलनाथ जी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है साहब। आपको इतनी नफरत है श्री राम जी से तो वैसे ही कह देते आप, क्या जरूरत है आपको हिंदुओं की आस्था के साथ चुनाव के समय खेलने का। ये कोई अच्छा काम किया आपने। दशहरा का त्यौहार आ रहा है, बोल रहे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। तो राठौर साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ठीक है मैं अपनी छवि को संभाल लूंगा, लेकिन श्री राम की छवि के साथ कोई खेलेगा तो साहब ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कमलनाथ वाकई बनवास में भेज दिया, और आप कह रहे हैं कि वो जो हमारे सामने लड़ रहे हैं वो रावण है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं रावण को यही अहंकार था कि वो अपने आप को राम से श्रेष्ठ मानने लगा था, और इसीलिए दशहरा पर रावण का पुतला आज भी जलाया जाता है। लेकिन आसिफ जी मैं फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं चलिए आपकी श्रद्धा और आस्था इस्लाम में है, मैं आपसे पूछूं कोई कहे कि मैं पैगंबर हूं तो आपको हंसी ही आएगी, खराब भी लगेगा कि भाई ये आदमी को क्या हो गया है। और वोटों की खातिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे आपको इस तरह का उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप मुझे मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते तो मैं उतनी ही तकलीफ या उतना ही मर्म, उतनी ही मैं श्रद्धा महसूस करता। खैर मैं उस पर आ रहा हूं वाजपेयी साहब आपके पास। ये एक सवाल जो वाजपेयी साहब ने पूछा है राठौर साहब, उन्होंने कहा कि आप ओरछा से हैं, राजा राम के तौर पर वहां पूजे जाते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसकी आवश्यकता वाकई क्या थी? जबकि कैंपेन था मैं भी शिवराज, तो आप उस कैंपेन के बदले ले आते मैं भी कमलनाथ, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए मैं आपको फिर इस बात को स्पष्ट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को पता नहीं क्यों बात को बतंगड़ बनाने का और बात को बदलने में बड़ा आनंद आता है। कहाँ ये कहा गया, जब मैं ओरछा से हूं, मेरी श्रद्धा राम जी में है, और हम लोग तो ये तो खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मर्यादा राम पुरुषोत्तम के नाम पे चंदा भी ले लेते हैं, शोर भी मचा लेते हैं, और जब अदालत में बात आती है तो कह देते हैं कि मैं नहीं था तोड़ने में, और बाद में उसके नाम पे महिमा पंडित भी होते हैं। उस तरीके का दिखावा हम लोग नहीं करते। हम लोग हृदय से राम जी को मानते हैं, राम जी की जगह पे रहते हैं, हमारे राजा भी हैं, हमारे जो भी हैं सब कुछ वो हैं। तो और हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो हम कोई केवल इसलिए नहीं कि आपके सामने क्या लगा है तो हम कहें कि आपकी आस्था किस में है। हर किसी की हर धर्म में आस्था होनी चाहिए, और हमारी भी हर धर्म में आस्था है, लेकिन राम जी हमारे आराध्य हैं। अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा कि जो है राम जी की इनको बड़ी चिंता हो रही है, मैं आपसे ही पूछता हूं कि कहाँ कैंपेन चलाया जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन है उसमें ये कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह मैं भी बनूंगा पुरुषोत्तम। अब कितना अंतर हो जाता है दोनों शब्दों में, कि अगर कोई भगवान राम की तरह उनके आदर्शों पे चल के वैसा कोई काम करना चाहता है, इसमें भी मेरे पास वक्त खत्म हो गया राठौर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि जो लाइनें हैं वो सीधा 4 शब्द हैं, उसमें साफ साफ लिखा है मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उधर लिखा गया था मैं भी शिवराज। ये कैंपेन के जवाब में था। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। धन्यवाद राठौर साहब, वाजपेयी साहब, देव श्रीमाली साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए, एक तरफ उज्जैन में जहां जहरीली शराब पीने से 14 मजदूरों की मौत हो गई, सरकार कह रही है कि हमने SIT बना दी है, 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इतने भर से कार्रवाई हो गई? सवाल ये कि ये स्थिति आई क्यों? क्या आज पहली बार जहरीली शराब उज्जैन में बिकी थी, जबकि लोग कहते हैं कि वो रोजाना यही काम कर रहे थे, और आज स्थिति ये हो गई, अचानक वो मर गए।